हेलो दोस्तों, मेरा आप सभी को नमस्कार। हमने पढ़ लिया था मौर्य मौर्य के काल को। अब उससे आगे पढ़ेंगे हम मौर्य के मौर्यों के बाद का काल। मौर्य मौर्य उत्तर उत्तर का अर्थ होता है बाद का काल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं गुप्त पूर्वोत्तर काल। गुप्त काल है उससे पहले का काल को, जो है जिसका टाइम पीरियड है 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईस्वी तक। तो ये कुल देखें तो 185 प्लस में 319 टोटल करेंगे। इतना टाइम पीरियड को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन है जिसके अंदर मेरा डाउट है थोड़ा। पीछे मैंने जो किया करवाया था वो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि उसका सही आंसर क्या होगा। चलो दोस्तों, एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ पे वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन। अस्तो मा सदगम्य तमसो मा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ये उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद उपनिषद कौन सा है? उपनिषद भी मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर ये वेद आए तो वेदों के अंदर से बोलेंगे तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो सुलभ सुलभ यजुर्वेद है उसके अंदर से लिया गया है। ठीक है, अगर उपनिषद आएगा तो उपनिषद का नाम मैं आपको बता देता हूँ। उपनिषद का नाम है दोस्तों, ये अष्टोमा सदगम्य है, तमसोमा सदगम्य है। ये यजुर्वेद का पार्ट है, जो शुक्ल यजुर्वेद है उसके अंदर। शुक्ल शुक्ल यजुर्वेद है उसका पार्ट है। और शुक्ल यजुर्वेद के अंदर बृहदार को उपनिषद है जो शुक्ल यजुर्वेद का पार्ट है। तो अगर उपनिषद आए तो इसके अंदर ये नाम आएगा, उपनिषद से लिया गया है। अगर वेदों के अंदर बात करें तो ये यजुर्वेद का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखना, जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए उसी के हिसाब से हम इसका उत्तर देंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौर्य उत्तर काल को। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड है 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? जो ये पुष्यमित्र शुंग था उसने सम्राट बृहदत्त की हत्या कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग कौन था? बृहदत्त का सेनापति था। इसने इसकी हत्या क्यों की थी बृहदत्त की? क्योंकि ये मौर्य सम्राट थे, उन्होंने सभी ने युद्ध का त्याग कर दिया था और शकों का आक्रमण भारत के ऊपर होने वाला था। तो बृहदत्त है ये युद्ध के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए इसने पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी और भारत पर शकों के आक्रमण को होने से बचाया। इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर थे? सेनापति के पद पर था ये। ठीक है, अगला है कर्ण वंश की स्थापना किसने की? कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना करी थी। कब करी थी? 73 ईसा पूर्व। जो शुंग वंश का अंतिम शासक था, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति की वो हत्या कर देता है। वासुदेव देवभूति को पद से हटा देता है, मार देता है और वासुदेव खुद राजा बन जाता है और कर्ण वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, अगला है सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ये शिमुक था। शिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना करी थी। शिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर दी थी। सुशर्मा की हत्या कर दी थी और शिमुक खुद राजा बन गया। कब की थी? ये 60 BC का अर्थ होता है ईसा पूर्व, ईस्वी पूर्व। तो आप याद रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन
सातवाहनों ने सबसे पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने किसके उस पर काम किया था? जो सातवाहन थे उन्होंने मौर्य जो राजा थे उनके अधीन में काम किया था और उन्हीं से उन्होंने शासन प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण का नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? जो ये कनिष्क था, कनिष्क कुषाण का महान शासक था जो बाद में बौद्ध बन गया था। ठीक है, अगला है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण थी? जो ये कुषाण शैली था ना, भारत और ग्रीक शैली थी नहीं, उन दोनों का एक मिश्रण था। कुछ भारत की शैली थी, कुछ उसके अंदर ग्रीक की, टोटल मिलाकर गांधार शैली एक नई शैली को जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कनिष्क था जो राजा, उसकी राजधानी पुरुषपुर थी। पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। अगला है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? जो पेशावर है ना, उसी का दूसरा नाम था पुरुषपुर। तो क्वेश्चन आ जाता है, पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या था? ये पेशावर का दूसरा नाम क्या था? तो ये आ जाए पुरुषपुर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? जो चरक थे ना, वो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। ठीक है, तो चरक किसके कनिष्क के, और कनिष्क का राज चिकित्सक कौन था? तो चरक आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला के प्रसिद्ध अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का क्या कारण था? तक्षशिला क्यों प्रसिद्ध थी? तक्षशिला ने उस समय गांधार कला थी। सब पहले तक्षशिला क्यों प्रसिद्ध थी? शिक्षा का केंद्र था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, ठीक है, या फिर बिंदुसार अशोक के टाइम में। और जब बाद में हुआ, तक्षशिला क्यों प्रसिद्ध थी? तो गांधार कला के बाद में गांधार कला के कारण प्रसिद्ध हो गई थी। अगला है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? कुषाणों ने सबसे पहले नहीं सॉरी, कुषाणों ने सबसे पहले, शायद ये गलत है, एक मिनट। भारत में सर्वप्रथम मुद्राएं चलाई थी इंडो बैक्टीरियन ने। इंडो बैक्टीरियन जो शासक थे उन्होंने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक है? तो ये जो मथुरा का जो वो है ना संग्रहालय है, संग्रहालय उसके अंदर सबसे ज़्यादा मूर्ति रखी गई है, जो कुषाण काल की मूर्तियां हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? देखो दो क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्टीरियन ने। और सर्वाधिक शुद्ध सिक्कों की बात होगी तो कुषाण आएगा। ठीक है, ये क्योंकि मैं भी पजल हो जाता हूँ, क्योंकि कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं, तो ये एक दो बार पढ़ते हैं ना, तो अच्छे से ध्यान आ जाता है कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? जो सीसा धातु है ना, उसके सबसे ज़्यादा सिक्के बने थे। ठीक है, इसी अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? देखो जो कनिष्क है ना, उसके समय में नागार्जुन भी था, अशोक घोष भी और वसुमित्र है। जो कालिदास है वो उसके समय में नहीं था, इसलिए ऑप्शन कट गया, एलिमिनेट हो गया। इसके अंदर फिर कालिदास आ गया, ये भी कट गया। बाणभट्ट है, ये हर चरित्र लिखी थी, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो ये क्वेश्चन है, ये हम एलिमिनेट के द्वारा हम देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और एक तरीके से और देखें तो कालिदास बाणभट्ट, हाँ ठीक है, ऐसे ही ठीक रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ करी थी? जो सातवाहन वंश था ना, उन्होंने ब्राह्मणों को और भिक्षुओं को कर मुक्त गांव दिए थे।
जिसे कोई भी कर नहीं लिया जाता था। अगला है भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? तो ये जो यूनान थे नहीं, यूनान के लोग थे, यूनानी, उन्होंने भारतीय रंगमंच पर यवनिका का शुभारंभ किया था। ठीक है। अगला है भारतीयों के महान रेशम मार्ग का किसने आरंभ करवाया था? जो ये कनिष्क था नहीं, इन्होंने सिल्क रूट को स्टार्ट करवाया था और इसका कनिष्क का सिल्क रूट के ऊपर अच्छा नियंत्रण था, ये भी आप याद रखना। ठीक है। ये आ जाता है कि किस शासक ने सबसे पहले सिल्क मार्ग के ऊपर अपना अच्छा नियंत्रण किया था? तो ये कनिष्क आएगा। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? जो कौन था जिन्हें सबसे पहले? कुषाण शासक थे ना, उन्होंने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। और स्वर्ण मुद्राएं भी कैसी थी? शुद्ध सोने की मुद्राएं, शुद्ध सोने की मुद्राएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक पीछे अभी पड़ा है, ये कनिष्क के दरबार की शोभा थे। चरक और नागार्जुन, और एक और नाम रह गया जो, एक मिनट यार, वसुमित्र। हाँ, जो वसुमित्र है ये भी उसके दरबार की शोभा था। ठीक है। चरक और नागार्जुन और वसुमित्र था, ये सभी कनिष्क के शासनकाल, कनिष्क के दरबार की शोभा थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है। अगला है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किया था? ये कनिष्क ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय में स्थित था। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर स्थित था? ये वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर, जो गांधार है वो पाकिस्तान के अंदर, गांधार के अंदर तक्षशिला था, तो ये पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है। जब भारत और पाकिस्तान एक था तो ये भारत के अंदर था, अब ये भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया है तो ये पाकिस्तान के अंदर चला गया। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? कलिंग का महान शासक खारबेल हुआ करता था। खारबेल का एक हाथी गुफा अभिलेख है जो खारबेल के द्वारा खुदवाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुषाण काल का सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में था? जो कुषाण काल है वो वास्तुकला के में सबसे अधिक विकास करता है कुषाण काल। अगला क्वेश्चन है सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? जो सातवाहन थे नहीं, उन्होंने सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अंदर अपना शासन शुरू किया था, इसलिए सातवाहन या आंध्र सातवाहन भी बोला जाता है इनको। ठीक है। अगला है सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो जो सातवाहन राज्य है नहीं, उसकी पैठान या प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी। ठीक है। इससे अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारबेल से है? तो मैंने अभी आपको बताया था हाथी गुफा अभिलेख है, वो खारबेल का अभिलेख है, जो कलिंग का राजा था। ठीक है। कलिंग के ऊपर किसने आक्रमण किया था? आप ये कमेंट में बताना मुझे। ठीक है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तमी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? जो ये हाल था, वहाँ का एक हाल शासक था सातवाहन का, उन्होंने गाथा सप्तमी की नामक पुस्तक लिखी थी। अगला है सातवाहनों की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो जो सातवाहन है उनको प्राकृत राजभाषा होती थी। ठीक है। अगला है राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, शुंग, चोल, इनका सही क्रम क्या होगा? तो देखते हैं, शुंग सबसे पहले आएगा, चोल को बाद में देखेंगे, फिर उसके बाद आएगा सातवाहन, और उसके बाद गुप्त, उसके बाद चोल। तो ये कि सही कालक्रम, एक मिनट रुको यार, सातवाहन, गुप्त, शुंग, चोल, इसके अंदर सातवाहन। चलो मैं इन सभी की डेट लिखता हूँ, उसके द्वारा हमें सभी सही पता चलेगा। ठीक है। देखो दोस्तों, हम कुछ लिखते हैं। जो सातवाहन है वो 60 BC के अंदर हुआ है। शुंग है वो
185 BC के अंदर हुआ। सबसे पहले शुंग आएगा, उसके बाद सातवाहन आएगा, फिर गुप्त आता है 240 AD ईस्वी के अंदर, ठीक है। उसके बाद चोल आता है 850 AD के अंदर। तो इस प्रकार सही कालक्रम बनता है 3-1-2-4। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला है मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमण की श्रृंखलाएं रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? जो भारत है उसके ऊपर सबसे पहले आक्रमण किया था, ग्रीक या बैक्टीरियन ने, या फिर इसको हिंदी यूनानी भी बोलते हैं, ठीक है। इंडो यूनानी या हिंदी यूनानी बोल देते हैं। कौन सा शासक था? मिनांडर ने सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के बाद सबसे पहले आक्रमण किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये सुमेलित करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। शासक और उपाधि, ठीक है। तो किसने किसकी उपाधि धारण करी थी ये देख लेते हैं। जो अशोक है, अशोक ने प्रियदर्शी की उपाधि धारण करी थी, ठीक है। कनिष्क है, कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण करी थी। तो इसका देखते हैं, तो 5 और 4 ऑप्शन डी और ऑप्शन बी के अंदर से इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। जो खारवेल है, खारवेल कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि धारण करता है, ठीक है। तो इसका 2 हो गया, 3 का है। और कुमारगुप्त है वो महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण करता है। तो 5 4 2 3 ऑप्शन नंबर डी के अंदर से मैच होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। दोबारा देख लेते हैं। अशोक है प्रियदर्शी, कनिष्क है वो देवपुत्र कहलाता है अपने आप को, खारवेल है वो लोग कलिंग चक्रवर्ती कहता है, कुमारगुप्त है वो महेंद्रादित्य अपने आप को बोलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमी संवत कब प्रारंभ हुआ था? जो ये विक्रमी संवत है ना, ये 58 ईसा पूर्व को आरंभ हुआ था, ठीक है। विक्रमी संवत 58 ईसा पूर्व को आरंभ हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और ये किसके द्वारा चला गया था? ये एक गुप्त शासकों का एक राजा था, चंद्रगुप्त द्वितीय। आपने नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड, जो वो गुप्त काल का था। उसने 58 ईसा पूर्व में विक्रमी संवत की शुरुआत करी थी, ठीक है। अगला है, अगर 78 आएगा तो ये 78 ईस्वी में संवत चलाया था किसने? कनिष्क ने चलाया था, ठीक है। अगला है, देखो ये सारे संवत और किस समय में गणना होती है। गुप्त संवत है, ये देखना कि आप अब सही वे करेंगे आप। जो विक्रमी संवत है 58 के अंदर ईसा पूर्व के अंदर अभी आपने देखा था। जो शक संवत है, शक संवत 78 में ईस्वी के अंदर चला था, ठीक है। गुप्त संवत है 320 ईस्वी के अंदर चला था। और कली संवत है ये 3102 ईस्वी के अंदर चला था। तो आपने ये 3 तो सुने होंगे, ये बहुत ही कम सुनने को मिलता है। कली संवत 3102 ईसा पूर्व के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट हुआ, ठीक है। आप ये देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो इसका विक्रमी संवत 58, शक संवत 78, गुप्त संवत 320 और कली संवत 3102 ईसा पूर्व, ठीक है। आगे चलते हैं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? जो मौर्य हुए हैं उनके बाद देखो दक्षिण भारत के अंदर सबसे सातवाहन है वे सबसे प्रभावशाली शासक हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई? जो कुषाण काल था उन्होंने बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद कर्ण ने राज किया। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। और इसका अंतिम राजा कौन था? इसका अंतिम राजा
देवभूति था। देवभूति की हत्या किसने की थी? वासुदेव ने, जिसने कर्ण वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, इस प्रकार आगे चलते हैं। और कुषाण काल का सबसे अच्छा शासक कौन है? कनिष्क है। कुषाण काल का सबसे अच्छा शासक कनिष्क माना जाता है। और गुप्त काल का बोले तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ये सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। तो आगे चलते हैं। अगला है, किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था? ये है पेन चाओ। पेन चाओ ने कनिष्क को हरा दिया था। तो अगर आप याद रखने की कोशिश करें तो इसको ऐसे याद रखें, कनिष्क के पास पेन नहीं था। वो चीन में पेन लेने के लिए गया था और उसको नहीं मिला पेन। तो इसका अर्थ हुआ कि पेन नहीं मिला, तो पेन से वो हार गया। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? जो उत्तर पश्चिमी भारत है उसमें सबसे अधिक तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के जारी किए था। उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कथन ए क्या कहता है? कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से व्यापार करते थे। ये बात ठीक है। जो कुषाण है वे फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कुषाणों ने रेशम के व्यापार के ऊपर सबसे अच्छा नियंत्रण था। अगला क्वेश्चन है, उसकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। नहीं, जो चोल शासक वे सुगठित सेना के लिए माने जाते हैं। कुषाणों की नहीं थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। वो ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? जो गांधार शैली है ना, वो भारत की और ग्रीक अर्थात यूनान, जहाँ से सिकंदर आया था, उन दोनों की शैली का मिश्रण है, जिसे हम गांधार शैली बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया में किया था? देखो, अगर जैसे कि ये भारत मान लिया अपन है, भारत है, ये नीचे श्रीलंका है। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो महायान शाखा है, इससे नीचे आएंगे तो हीनयान शाखा है। तो इसने क्या कहा है कि मध्य एशिया में किया, तो मध्य एशिया ऊपर की ओर जाएंगे तो इसका अर्थ हुआ है महायान शाखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन थी? तो कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी चौथी बौद्ध संगीनी 0 ईस्वी के अंदर, ईस्वी की फर्स्ट शताब्दी के अंदर कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई थी। ठीक है, चौथी बौद्ध सभा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? जो पतंजलि है पुष्यमित्र शुंग के ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। जो किसने करवाए थे? पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। पतंजलि ने क्या लिखा है? महाभाष्य ग्रंथ लिखा है। महाभाष्य ग्रंथ किसने लिखा है? पतंजलि ने। और योग है उसका भी, योग शास्त्र है उसका भी जनक कौन है? पतंजलि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया है? जो सबसे पहला है ये शक राजा रुद्रदमन है, उसने सबसे पहले संस्कृत में विशुद्ध संस्कृत अभिलेख जारी किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राजा ने के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? सेंट थॉमस किस राजा के काल में आया था? ये गोंदोफिरनस के शासनकाल में सेंट थॉमस भारत आया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जो ईसाई धर्म का प्रचारक था सेंट थॉमस, गोंदोफिरनस के शासनकाल में भारत आया था। यो राजा था, इस राजा के शासनकाल में भारत आया था। अगला है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? जो स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले जारी की किसने की थी? कडफिसस सेकंड ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने 17 प्रणाली का प्रयोग किया था?
जो सत्र प्रणाली है उसका कौन प्रयोग करते थे? तो ये जो शक है ये सत्र प्रणाली का यूज करते थे। और ये सत्र प्रणाली भारत में कहाँ से सीखी है? यवनों से सीखी है। एक पुस्तक के अंदर लिखा है कि यवन भले ही क्रूर पर वे क्षत्रिय प्रणाली को सबसे अच्छा जानते थे, वे विद्वान थे, ऐसा लिखा गया है हमारे ग्रंथों के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? जो शक शासक है ना, उन्होंने मुक्तिदाता की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? ये कौन सा सही कालक्रम है? हम देखते हैं कि सबसे पहले यूनानी आए थे, उसके बाद शक आए थे, और शकों के बाद पल्लव आए थे, पल्लव। ठीक है, पल्लव के बाद कुषाण आए थे। तो पल्लव किसी के अंदर नहीं है, तो इसका अर्थ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण, ये कालक्रम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया, किसके द्वारा लाया गया था? ये मिलिट्री गवर्नरशिप ये ग्रीकों के द्वारा, जो ग्रीक थे जिसको यवन भी बोलते हैं, जहाँ से सिकंदर आया था, उन्होंने सबसे पहले सैनिक शासन लगा दिया था कि सैनिकों का शासन है। ठीक है, ताकि जो भी आम जनता है वो डर के रहे, क्योंकि ये सैनिक है, ये अगर हम इनसे थोड़ा बहुत झगड़ा करेंगे तो ये हमें मार देंगे। ठीक है, इसलिए ग्रीकों ने, यवनों ने लगाया था। अगला है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। कौन सा राज्य था? ये बैक्टीरिया राज्य था। ठीक है, बैक्टीरिया राज्य था, जो दूसरी सदी के प्रारंभ में अफगानिस्तान के अंदर स्थापित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 धातु सोना, चांदी, तांबा और सीसा के मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? जो ये 4 धातु है, इनसे बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता है? कारसापन कहा जाता था। सोना, चांदी, तांबा, सीसा से मिलने वाले को मिलाकर बनाने वाले धातु के सिक्के होते थे, उनको कारसापन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? जो तमिल और चेर थे चेर, उन्होंने सबसे पहले रोम के साथ व्यापार आरंभ किया था। सबसे पहले रोम के साथ व्यापार चेरों ने या फिर तमिल लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अगला है, मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन सा सत्य है? तो बारबैरिकम है, ये उस समय का बंदरगाह था। अरिकमांडू है, ये मेडू है, ये उस समय का बंदरगाह था। बड़ौच बेरीगाजा है, ये उस समय का बंदरगाह था। परंतु जो कोची है, ये उस समय का बंदरगाह नहीं था। ये वर्तमान के अंदर बंदरगाह है, परंतु ये वर्तमान के अंदर निर्मित बंदरगाह है, तो ये प्राचीन बंदरगाह नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर को पेरिपल्स ऑफ द इथेरियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया है? जो अरिकामेडू है ना, अरिकामेडू बंदरगाह है, उसको पेरिपल्स ऑफ द इथेरियन सी के नाम एक बुक है, जिसका लेखक का अभी तक पता नहीं चलता है, उसमें अरिकामेडू को पोडू के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना करी थी? तो ये जो मिनांडर है ना, मिनांडर ने नहीं, ये मिनांडर तो सॉरी, ये मिथ्राडेटस है। सॉरी, क्वेश्चन दोबारा पढ़ देते हैं एक बार। मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? भारत और यूनानी की राज्य की थी डेमेट्रियस फर्स्ट ने सबसे पहले भारत और यूनानी राज्य की स्थापना करी थी। और उसने भारत का कुछ
भाग को यूनाप ने राज्य का वो पार्ट बना लिया था, जिसे 360 टैलेंट टैक्स कलेक्ट करता था ये। ठीक है, तो डेमेट्रियस फर्स्ट या डारिया बाहु ऐसा कुछ नाम इसका बोला जाता है, दूसरा नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका डेमेट्रियस आएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन में उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षुक बन गया था? ये कौन था जो बौद्ध भिक्षुक बन गया था? ये मिनांडर था। मिनांडर और नागार्जुन के बीच में संवाद होता है, जिसे कि मिलिंद पन्नों नामक पुस्तक के अंदर लिखा गया। और मिनांडर के प्रभाव में आकर ये ये नागार्जुन के प्रभाव में आकर मिनांडर बौद्ध बन गया था, और जो अपना राजपाट है वो अपने पुत्र के हाथों में सौंप देता है। अगला है, कुषाणों का संबंध है। कुषाण है वे कहाँ से थे? ये चीन के यूची जनजाति से थे। ये जनजाति से थे जो आज के अंदर कबीलाई होते हैं, इसी प्रकार चीन के यूची जनजाति से संबंध रखते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है? कनिष्क है वो भी बौद्ध बन गया था, किसके कारण? अशोक घोष के अंदर, अशोक घोष के प्रभाव में आकर। अशोक घोष ने उसके साथ वार्तालाप किया, कुछ भी किया, बातचीत की, उसके कारण वह कनिष्क है वो बौद्ध बन गया था। और कनिष्क के टाइम में ही ईस्वी की फर्स्ट सदी को क्या होती है? फोर्थ बौद्ध संगीनी। कहाँ पर? कुंडलवल कश्मीर के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 62 नंबर, ये मिलाना है। ठीक है, इंडो ग्रीक है, उनको क्या बोला जाते हैं? हिंद। इंडो का अर्थ इंडिया और ग्रीक का अर्थ यवन, हिंद यवन। शक है वे कहाँ से थे? शक है सीथियन के थे। पार्थव है उनको क्या? पहलव बोला जाता है, पल्लव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला भी ये सुमेलित करना है, क्या है ये देखते हैं। ये राज्य है और उसकी राजधानी है, तो ये शुंग वंश है। शुंग वंश ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। शुंग वंश था, उन्हें विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। चेदी वंश है, चेदी वंश ने कलिंग को अपनी राजधानी बनाया था। सातवाहन है प्रतिष्ठित या पैठन, और कुषाणों ने पुरुषपुर या पेशावर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, 1 2 3 4। शुंग, विदिशा, चेदी, कलिंग, सातवाहन, प्रतिष्ठान, कुषाण, पुरुषपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की थी? तो जो कुषाण है, कुषाण वंश के शासक थे नहीं, उनके देखो देख के अंदर रोम के साम्राज्य थे नहीं, उन्होंने भी कैसर की उपाधियां धारण शुरू कर दी थी, कैसर या सीजर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित शुंग काल में हुआ था, ऐसा कौन सा है जो काम शुंग काल में हुआ था? बृहत्हूत का स्तूप भी शुंग काल के अंदर बना था। जो शुंग शासक था ना, ये पुष्यमित्र शुंग है, तो उसने क्या किया था, जितने भी पहले स्तूप बनवाए हुए थे ना, उन्हें जैसे कि कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, उसने क्या किया, पुष्यमित्र शुंग ने सभी स्तूपों को बनवा दिया, तो सभी स्तूपों को तुड़वा दिया और एक नया स्तूप बनवाया था, बृहद स्तूप। ठीक है, और सांची स्तूप की वेदिका और तोरण उसने बनवाया था। सांची का स्तूप और बृहद स्तूप दो, ये और एक बाजा स्तूप, ये 2-3-4 स्तूप बनवाए थे, जिसके अंदर से ये 3 प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, जो शुंग शासक था ना, पुष्यमित्र शुंग ने जो 84,000 स्तूप बनवाए हुए थे अशोक के द्वारा, वे सभी तुड़वा दिए थे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, सातवाहन रेस हाल के समय गुडान्य ने किस प्राकृत रचना कर थी? जो वृत्तकथा है, ये नरेश हाल के समय में गुडान्य ने कौन सी करी थी रचना? वृत्तकथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृत्तकथा के लेखक कौन है? गुणाढ़। तो ये याद रखना, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर ऐसे पूछे सातवाहन नरेश हाल का समकालीन कौन था, तो गुणाढ़, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 67 नंबर, कथनों पर विचार कीजिए।
सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, गलत है, क्योंकि जो सातवाहन शासक थे वे बौद्धों पर अत्याचार नहीं करते थे। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देता था, नहीं, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग है ना, उसने तो 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया था, उसने बौद्धों को संरक्षण नहीं दिया, ये बात ध्यान रखना। उसने कुछ ही स्तूप बनवाए थे, वो जो ये स्तूप है बृहद का स्तूप है, ये शुंग काल के अंदर बने गए थे। तो अब आगे देखते हैं। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, ये ठीक है। जो शशांक था ना वो जैन धर्म का अनुयायी था, उसने बोध वृक्ष को कटवा दिया था। ऑप्शन नंबर डी ओनली 3 ही सही है इसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? जो महाक्षत्रप है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? सोने के सिक्के किसने चलाए थे नियमित रूप से? कुषाणों ने चलाए थे। अगला है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश का था? तो ये चेदी वंश का था। और खारवेल का अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, तो ये भी याद रखना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अंदर हम देखो 3 दिए हुए, ये पढ़ते हैं। प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उसका प्रमुख होता था। ये सही नहीं है, ठीक है। श्रेणी ही वेतन, काम करने का नियम, मानक और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ये बिल्कुल ठीक है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर केवल 2 और 3, ये इसका करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमें ज़रूर बताना। हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। यदि आप हमारे चैनल पर माई स्टडी जोन चैनल है हमारा, इस पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।